हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। क्लास बिल्कुल कंटिन्यू आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले 11 क्लास आ चुकी हैं और ये आज की 12वीं क्लास है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 6 की बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और क्लास 7 की बुक का पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आज दूसरा लेसन है राजा और उनके राज्य। तो चलिए देखते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। यानी इसमें शासन करने वाले प्रमुख राजवंश हैं जिन्होंने 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन किया। इस मानचित्र में आगे लिखा है नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महास्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। यानी दंती दुर्ग ने क्या किया कि अपने जो स्वामी थे उनकी अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया। यानी ये थे तो ब्राह्मण, लेकिन इन्होंने अपना जो पेशा था उसको छोड़ दिया और शास्त्र अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक, राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ये चित्र देख लीजिए। ये चित्र है एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। राज्यों में प्रशासन, तो ये भी देख लेते हैं। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, महाराजाधिराज किसे कहते हैं? जो राजाओं के भी राजा होते हैं। तो इन नए राजाओं में कईयों ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। यानी जो उत्पादक थे, जो फसलें उगाते थे, पशुपालन करते थे और कारीगर थे, तो उनसे क्या किया जाता था? इनको बाध्य किया जाता था कि अपने उत्पाद का एक हिस्सा अपनी स्वेच्छा से दे दें। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। आगे लिखा है 400 कर। तो 400 कर के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश
के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। तो किस प्रकार से कर लगाया जाता था कि मकान का आप छज्जा नहीं डाल सकते हैं, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का अगर इस्तेमाल किया है तो उस पर भी आपको कर देना पड़ता था। आगे लिखा है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती और प्रायः वंशानुगत होती थी। यानी जो पदाधिकारी होते थे तो वो ऐसे परिवार से चुने जाते थे जो प्रभावशाली होते थे और उनका पद जो होता था फिर वंशानुगत हो जाता था। उन्हीं के वंश से कोई फिर उस अधिक पद पर आसीन होता था। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। आगे है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो संदसा सत्य नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया। आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो ये नागभट्ट की प्रशस्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे लिखा है, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो ये ताम्रपत्र है, ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। एक साथ कई ताम्रपत्र इसमें है। तो इसमें लिखा है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि का अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, यानी ये जो इस पर राजसी मोहर लगाई गई है और ये कड़ियों से जुड़े हुए हैं। एक साथ कई ताम्रपत्र है, ये उन पर राजसी मोहर लगी है जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। आगे लिखा है, भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का अंश है। ये एक अंश दिया गया है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फल उद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, बौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के ऊपर बने ऊपरी वाले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण। लेख में सिंचाई के जितने संभव साधनों स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाई। तो ये एक अंश दिया गया है जो चोलों के द्वारा एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक ये अंश है। आगे लिखा है, 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया
जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्ष दर्शनों के वर्णनों और पहले इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युक्त। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कन्नौज नगर के बारे में लिखा है, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब भी एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार, याद रखिए महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो ये पूछा जाता है, और 1000 से 1025 ईस्वी पर हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। यानी महमूद गजनी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था उपमहाद्वीप पर, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ सोमनाथ मंदिर का। तो सोमनाथ मंदिर को उसने लूट लिया और बहुत जो धन था वो उठाकर ले गया। तो जो उस धन का बहुत बड़ा हिस्सा उसने किसमें खर्च किया? वैभवशाली राजधानी के निर्माण में। आगे लिखा है, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। यानी जो दूसरे राजा थे चाहमान जिन्हें कहा जाता था, बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात की चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहरवालों ने टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। यानी पृथ्वीराज तृतीय जो थे उन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। कब हराया था? 1191 में, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उनके हाथों से वे हार गए। आगे लिखा है, चोल राज नजदीक से एक नजर। उदयपुर से तंजावुर तक। तो चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाए। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाए। ये रहा तंजावुर। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और इसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता है। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया।
राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, तो इसके बारे में जानते हैं। राजराज और राज प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ये मंदिर देख लीजिए, गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली हो गई, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की प्रतिमाएं अलंकृत की हुई उन्हें भी देखिए। देखिए किस प्रकार से मंदिर बना हुआ है, प्राचीन काल का मंदिर है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। यानी जो मंदिर थे, इनके आसपास की जो बस्तियां थीं, ये उनके विकसित होने के केंद्र बन गए। ये सिर्फ उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नाटक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ये देख लीजिए, प्रतिमा बनी हुई है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की भी होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। ये प्रतिमा देख लीजिए, एक चोल कांस्य प्रतिमा, कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। हुई आगे है कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। यानी कृषि तो पहले ही विकसित हो चुकी थी, लेकिन 5वीं और 6वीं शताब्दी में इसका विस्तार और बड़ा हो गया था। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। आगे लिखा है, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना। इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों के साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों को सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तो आगे है साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा गया है कि उर किसे कहते हैं। तो किसानों की बस्तियों को उर कहते हैं, ये याद रखिए। और हर प्रश्न इन्हीं किताबों से बनते हैं। अगर आपने ध्यान से इन किताबों को पढ़ लिया तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो उर कई बार पूछा गया है कि उर क्या होता है, उर किसे कहते हैं। तो जो किसानों की बस्तियां होती हैं उन्हें उर कहा जाता है। आगे लिखा है, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद्र
वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। अरे यार जैसी उपाधियां दी, यानी मूवेंद, वेलन और अरे यार जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य की पद सौंपे। भूमि के प्रकार भी लिखे हैं। कुल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख है। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। जो वेलन वगाई थी वो किसकी थी? गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। ब्राह्मदे किसकी थी? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ताला वो कौन सी थी? किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान या तिरोनमट्टकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। और पल्ली चंदम ये जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मदे प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्राह्मदे की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते। इनके जो निर्णय थे वो शिलालेखों में, जो मंदिर की दीवारें थी उनमें शिलालेख थे और उनके जो निर्णय थे ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। आगे लिखा है, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री के बारे में जान लेते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की एक ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ध्यान होना चाहिए। यानी सभा की सदस्यता के लिए कुछ नियम थे। तो जो ऐसी भूमि का स्वामी होता था वही सभा का सदस्य बन सकता था। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था, क्योंकि जो अभिलेख है उनमें संपन्न लोगों के बारे में ही बताया गया है। आम जनता के बारे में अभिलेखों में कुछ भी नहीं लिखा है। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियार पूर्णम से एक उदाहरण। ये 12वीं शताब्दी की तमिल कृति है पेरियार पूर्णम से एक उदाहरण। यहाँ लिखा है कि अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से हटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण बेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिन्नों को उठाए छनते चल रहे थे। मारूदो पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने हुए गड्ढों में छोटे सिरों वाली पुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन
को दिन के कान पर जाने की हाँक लगाते हुए भाग दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली कुलाया स्त्रियों की गाने की आवाज़ रोजाना कांजी ब्रज की छाया में फैलती। तो ये एक उसका जो तमिल कृति है पेरियार पूर्णम, तो उसका एक छोटा सा अंश यहाँ दिया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्राह्मण की बस्तियों से दूर रहते थे। वो जो प्रतिष्ठित समाज था वो इन लोगों को बाहर रखता था, तो उन लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कंटिन्यू आ रही है, हिस्ट्री की भी और ज्योग्राफी की भी, और EVS की भी 3 क्लास हो चुकी है, यानी 3 वीडियो EVS के भी आ चुके। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।